अरे कलम से लड़े तो संविधान लिख दिया। अब संविधान को लागू करने के लिए कलम थोड़ी चलेगी। संविधान से को लागू कराने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। कब तक तुम्हारे से अहिंसा की बात करता रहूं, कोई जाति के नाम पे, कोई धर्म के नाम पर? आखिर में तो आपको बाहर आना पड़ेगा। देखिए, आज समाज सक्षम नहीं है। समाज तो कल भी सक्षम नहीं था कि स्कूल जा सके। समाज तो कल भी सक्षम नहीं था कि रोटी खा सके। समाज तो कल भी सक्षम नहीं था कि कपड़े पहन सके। अगर ये सब कुछ तुम्हें आज मिल गया है तो सक्षमता के नाम पर तुम घर पर इस तरह क्यों बैठे हो? अरे लाठी डंडा जो भी हो तुम्हारे हाथ में अपनी सुरक्षा के लिए। वही सवाल है, एक्शन का रिएक्शन कैसे होगा? अरे कुत्ता अगर तुम्हें काटने के लिए आ रहा है, पास में अगर ईंट पत्थर रखा हुआ है तो उठा के मार नहीं सकते हो? अरे अपने बचाव के लिए कुछ तो करो। इधर तुम ये कहते हो कि मेरे को सुरक्षा प्रदान करो। किस बात की सुरक्षा प्रदान की जाए? तुम्हारे घर के अंदर सुरक्षा थोड़ी दी जाएगी। वो तो तुम्हें स्वयं अपनी सुरक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। ये हमारा संविधान कहता है और उसके लिए आगे आओ। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मर जाओ। देखिए, समाज का जो भी ढांचा हो, ढांचा को बदल दो। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों के राज बदल दो। और इसे अगर बदलना है तो अपनी आहुति तो देनी पड़ेगी। तुम ये सोचते हो कि तुम्हारी हर लड़ाई कोई पड़ोसी लड़ता रहेगा और तुम अपने आराम से विभीषण बन के सत्ता पे काबिज होते रहोगे। अरे इन विभीषणों से भी अपने आप को छुटकारा दिलाओ और अपनी लड़ाई स्वयं। मरने से अच्छा बेइज्जत भी। इधर तुम ये भी चाहते हो कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, इधर तुम ये भी चाहते हो कि हमें सम्मान मिले, इधर तुम ये भी चाहते हो कि हम सुख चैन से रहें, और अपने आप को गुलामी की तरफ ले जाते हो। तो फिर रहो ना वैसे। अरे इस देश को बर्बाद कर दिया इन ब्राह्मण और बनियों ने। आप कह रहे हो कि कब तक ईडब्ल्यूएस ये ईडब्ल्यूएस के लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो इस देश की सत्ता में काबिज होने के लिए किसी भी तरह का 70 साल से जो आरक्षण पूरा नहीं हुआ, वो पूरा का पूरा आरक्षण कभी उसकी सीटें तो खाली हुई नहीं। वो ब्राह्मण और बनिया के सिवा और किसी को मिला ही नहीं। छत्री तो बेचारा बीच में वैसे ही, क्योंकि अज्ञान है। छत्री को इस बात का ज्ञान नहीं है कि उसे ठगा जाता है। देखिए, इस देश में आज की व्यवस्था में तो न्याय व्यवस्था से भरोसा नहीं किया जा सकता। जो राम मंदिर को कल्पना के तौर पे बना सकती है, जो भावनात्मक और उस तरीके से जिस तरह के न्याय दिए जा सकते हैं, जिस तरह से ये न्यायपालिका लागू कर सकती है लेटरल एंट्री, उस न्यायपालिका से भरोसा नहीं किया जा सकता। अब न्याय से भरोसा हट जाना चाहिए लोगों को। न्याय के काबिल है नहीं। जगदेव बाबू कुशवाहा एक विधायक हुआ करते थे बिहार में। उन्होंने एक बात कही थी कि पहले लोग आप पर हंसेंगे जब आप अपने संघर्ष को शुरू करेंगे, फिर जब आप उसके लिए तैयार हो जाएंगे तो फिर आपको मारेंगे, और जब आप और ताकतवर हो गए तो फिर वो आपका मर्डर करेंगे। आज जो हम ये देख रहे हैं, हमारी इस ताकत को छिन्न भिन्न करने के लिए हमारे बच्चों के, हमारे सबके साथ में जो कुछ हो रहा है, वो एक वैधानिक तरीके से सोची समझी चाल के तहत है। और इससे अगर लड़ना है तो आपको वही बनना पड़ेगा जैसे वो बनाना चाहते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। संविधान भी तो कहता है कि अपनी सुरक्षा के लिए अगर कोई आपको हथियार उठा रहा है तो आप उसका मर्डर कर सकते हो अपनी सुरक्षा और अपने सम्मान के लिए। अगर कोई आपका मर्डर कर रहा है और आप चुपचाप अगर बैठे हो तो तुम बुज़दिल हो। संविधान तुम्हें उसमें कहीं भी आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का एक कल का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था। प्रश्न पूछने वालों को जिस तरह से उन्होंने इंगित करते हुए अर्बन नक्सल का जो संबोधन दिया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस पर पुनः विचार करना चाहिए कि कोई भी काम करने को अगर सही तरीके से नहीं किया जा रहा है और उस पर कोई प्रश्न उठता है तो उसको इस तरह से गलत भाषा के साथ में उसे नहीं जोड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री की ये मैं पढ़े लिखे लोगों को और जो समाज के जागरूक लोग हैं, जो पूछना चाहते हैं, जो समाज के हर बुराई का विरोध करना में आगे रहते हैं, उन्हें अर्बन नक्सल कह के गाली नहीं देना चाहिए था। अगर इस तरह का व्यवहार हमारे प्रधानमंत्री का है तो मैं समझता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं अपनी भाषा और अपने संयम से को कमज़ोर करते हुए जा रहे हैं, जो एक प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए। देखिए, पैर धोना और इस तरह की ये नौटंकियाँ नहीं, मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि माननीय मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और भारतीय संविधान को लेकर के जिस तरह की जागरूकता आई है,
ये मोदी जी के कार्यकलापों से ही आई है, मोदी जी के प्रयत्न से आई है, इसलिए मैं उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। इसको कैसे आप नकार सकते हैं? आज बच्चा बच्चा इस बात को मानता है, चाहे वो किसान का हो, चाहे अक़लियत के हों। महिलाएं संविधान को लेकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को के फ़ोटो को अपने सीने पर लगा करके और इस बात का आह्वान करती हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, आपने जो हमें सम्मान और जो हमें देश में रहने का अधिकार दिया है, उसके लिए हम तुम्हारे ऋणी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के जन जन तक पहुंचाने का काम जो मोदी जी के प्रयत्न से ही सही, अच्छे और बुरे कैसे भी प्रयत्न से सही, लेकिन वो जन जन तक पहुंचा है, इसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देता हूं। देखिए, मोदी जी क्या काम कर रहे हैं आपने ये तो नहीं पूछा। आपने पूछा था कि लोगों में जागरूकता आई है, तो वो मैंने उसका जवाब दिया। अब रहा काम करने का, तो जहाँ तक मोदी जी ने अपना एक नारा दिया था और ये उन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में अपना मैनिफेस्टो पढ़ा था, और ये बात सच है, कांग्रेस अपने लोगों के बीच में मैनिफेस्टो पढ़ती है, कोई दूसरा दल है वो अपने लोगों की भीड़ में पढ़ता है। उन्होंने कहा था कि सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, ये उन्होंने 3 नारे दिए थे। तो वहाँ उपस्थित जो थे सब, तो बीजेपी के सभी का विकास है, बीजेपी के सभी लोगों का विश्वास है और बीजेपी के ही सभी लोगों का साथ है, तो उन्होंने कोई गलत तो कहा नहीं। अब तुम उसका नहीं समझे या तुम समझना नहीं चाहते थे, ये उनका अपना दायरा है। तो सब में बस सिर्फ बीजेपी वाले आते हैं? भाई बीजेपी पार्टी है तो वो सबके बीच में थोड़ी है, वो तो अपने बीजेपी के सब लोगों के लिए है। राशन तो अपने घर से नहीं दिया, वो उस समय की एक ऐसी ज़रूरत थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर ऐसा नहीं किया जाता तो लॉकडाउन नहीं होता। लॉकडाउन को सफल करने के लिए ज़रूरी था लोगों के घर तक उसका खाने का इंतजाम करें, और ये सरकार का दायित्व था, मोदी जी के घर का दायित्व थोड़ा ही था। और अगर कोई और सरकार होती वो भी करती है। जिस तरह से हिंदूवादी ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस समाज को और इस देश को बांट रखा है, और घृणा का जिस तरह से माहौल बनाया जाता है, देखिए एक माहौल बनाया गया। सबसे पहले बिहार वो गुजरात से आंदोलन शुरू हुआ, और वो आंदोलन क्या था कि दलितों को मारो, पीटो, इन्हें अपमानित करो, इन्हें डराओ, और वो कांड हुए। ऊना कांड से शुरू हुआ। फिर यहाँ के शिक्षित लोगों को, बच्चों को कैसे हम हतोत्साहित करें, तो बेमुला कांड किया गया। बेमुला कांड में किसी को भी कोई सज़ा नहीं हुई, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, वीसी से लेकर किसी को भी, बल्कि उन्हें सबको पारितोषिक दिया गया। फिर 18 आते आते उन्होंने हिंदू मुस्लिम का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। अब देखा कि सरकार में हमने कुछ नहीं किया है, तो अनटचेबिलिटी एक्ट, देखिए तड़ीपार का वकील सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाता है, और वो बाद में जा कर के, क्योंकि जाति से ब्राह्मण है, उसकी मानसिकता से सब परिचित हैं कि ये फूट डालो राज करो वाले संस्कार से परिचित है, आरएसएस का व्यक्ति रहा है, और आकर के वो अपने चीफ जस्टिस भी बन जाता है, और वो एक न्याय देता है अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए। वो एक सोची समझी आरएसएस की चाल थी, सरकार उसमें मिली हुई थी, और उसमें जब उसको दिया जाता है, साथ में ही आरएसएस एक प्रोपेगेंडा करती है कि अब दलितों इकट्ठे हो जाओ, और 2 अप्रैल 18 को जो आंदोलन पूरे भारत में होता है, उसमें जिस तरह से बच्चों को मारा जाता है, जिस तरह से लोगों को अपमानित किया जाता है, लेकिन आरएसएस अंदर अंदर ओबीसी के लोगों में ये बात कहती है कि देखो, अगर ये अनटचेबिलिटी एक्ट आ जाता तो तुम्हारे घरों में तुम लोगों के ऊपर राज करते, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते, हमने इसको न्यूट्रलाइज किया है, और अगर ये दोबारा आया है तो तुम्हारा जीना हराम कर देगा, इसलिए इसे वोट मत देना। तो इसलिए जितनी भी शक्तियाँ थीं ओबीसी के, वो लोग जो जातिवादी मानसिकता के बीच में मनुवाद के पोषक हैं, वो उसमें इतने बह गए कि आप ईवीएम का नाम लो या कोई भी नाम लो, और सत्ता में वो थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ आ गए हैं। 8 साल का ना करे, उसका बाप करे, उसके बाप का बाप करे। देखिए, जब इस तरह से जबान हिलाने से या एक दूसरे पर आक्षेप लगाने से, या संविधान का, सोते हुए संविधान आपके घर में नहीं आएगा। जिन लोगों ने जातियां बनाई हैं, जिन लोगों के जाति के नाम पे अत्याचार किए हैं, और वो चाहते हैं कि इस अत्याचार को अत्याचार से ही दबाया जा सकता है, तो आओ सामने, बहने दो, जिसकी ज़रूरत वो महसूस करते हैं। ये बुज़दिल कौम के लोग बाग गरीबों पर अत्याचार करते हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। जिन्होंने जातियां बनाई हैं,
जिन्होंने आपको गुलाम बना के रखा है, चाहे वो जज बन जाए चाहे कुछ भी बन जाए, तुमको बांट के ही रखेगा, तुम्हारे साथ न्याय नहीं करेगा। तुम्हें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी और अपनी लड़ाई और अपने सम्मान के लिए आगे आना पड़ेगा। देखिए उसका फैसला तो बेईमानों के हाथ में है, बेईमानी की तरफ जाएगा, ये बता दूँ। आप मुझे बताइए EWS है कौन सा? जो EWS 8 लाख का सवर्ण व्यक्ति जिसको 8 लाख रुपए इनकम है साल की, वो अगर EWS में है तो 3 लाख और 6 लाख का OBC का व्यक्ति किस में है? वो तो सब EWS में है। तो OBC के जो लोग बाग EWS में, उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए। जिसकी इनकम 8 लाख से कम है वो EWS में है, या 3 लाख से कम है वो EWS में है, और 3 लाख से कम वाला जो भी ब्राह्मण हो, जो भी क्षत्रिय हो, जो भी वैश्य हो, प्रावधान नहीं है। लेकिन हमारे न्यायाधीश तो बैठे हुए हैं ना, वो तो सरकार के प्रति जवाबदेह हैं, वो तुम्हारे संविधान के प्रति जवाबदेह हैं कहाँ? और अगर इसका सही न्याय आ गया, इस देश का बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, इस देश में बहुत बड़ी क्रांति होगी। फिर अगर सही न्याय आ गया इस देश में, फिर अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई शुरू होगी। बहुत शोषण हो गया, जातिवादी शोषण बहुत हो गया। जातिवादी शक्तियों को अब समझ लेना चाहिए, जिन्होंने जातियों को बना करके शोषण किया है, अब वो खतरे के अंदर हैं।